नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने बीजेपी पर तंज कसा है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि विधानसभा चुनाव में मिली करारी शिकस्त के बाद बीजेपी हताश है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अब तक हार के सदमे से उबर नहीं पाई है। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले जो वादे किए हैं उन्हें हर हाल में पूरा किया जाएगा। इसके लिए बीजेपी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि बीजेपी ने अपने शासनकाल में किसान, बागवान, कर्मचारियों और आम लोगों को दुख दर्द कभी नहीं समझा है। बीजेपी ने 5 साल मौज मस्ती में गुजार दिए हैं। प्रतिभा सिंह ने कहा कि आज प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई से जूझ रही जनता की स्थिति के पीछे बीजेपी की गलत नीतियां हैं। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि बीजेपी ने सत्ता में रहते हुए कभी आम लोगों की चिंता नहीं की है। कोरोना वायरस की नई लहर से भारत को वैक्सीनेशन प्रोग्राम ने बचा रखा हुआ है। भारत में 90% से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसी वजह से कोरोना वायरस के प्रकोप का असर भारत में फिलहाल नजर नहीं आ रहा। आंकड़ों की बात करें तो भारत में बीते 24 घंटों में कोरोना के 163 नए मरीज सामने आए हैं। देश में कोरोना के फिलहाल 3600 मरीज है। इसके बावजूद चीन से निकले कोरोना वायरस से जिस तरह पूरी दुनिया में एक बार तबाही हो चुकी है, उसके बाद भारत सरकार कोई खतरा मोल लेने की मूड में नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद कोरोना वायरस की बीमारी और भारत की तैयारियों की समीक्षा की है। हालांकि चीन को कोरोना से निपटने के लिए पटरी पर लाने के लिए WHO ने चेतावनी दी है। आप भी जानते होंगे कि चीन में आखिर ऐसा क्या हुआ है कि जीरो कोविड पॉलिसी एकदम जीरो साबित हो रही। कई शहरों में लॉकडाउन लागू करने के बाद भी चीन में कोरोना वायरस एक बार फिर कोहराम मचा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक फिलहाल दुनिया में जिस तरह से महामारी का वायरस दोबारा फैल रहा है, उसकी जिम्मेदारी चीन की है। WHO का कहना है कि चीन ने अपना वैक्सीनेशन कार्यक्रम ईमानदारी से नहीं चलाया है। चीन में बहुत से लोगों को वैक्सीन की पूरी डोज नहीं ली है। WHO ने चीन को चेतावनी दी है कि वो वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेकर गंभीर हो जाए। साल 2022 को खत्म होने में अभी कुछ दिन बचे हुए हैं। दुनिया ने नए साल 2022 के शुरुआती कुछ महीने कोरोना के खौफ में निकाल दिए हैं। कोविड की वजह से पूरी दुनिया में लाखों लोगों ने जान गंवा दी है। इस साल में अमेरिका के सामने कोरोना के अलावा एक और बड़ी चुनौती थी जिसने यूनाइटेड स्टेट को काफी परेशान किया है। यह मुसीबत थी चाइना गर्ल। इसके नाम पर जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि चाइना गर्ल कोई लड़की नहीं है बल्कि एक तरह का खतरनाक ड्रग्स है जो अमेरिकन यूथ की जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। बता दें कि ड्रग इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन ने अलग अलग जगहों पर इसकी बड़ी खेप की कस्टडी में लिया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि DEA द्वारा जितने ड्रग्स को जब्त किया गया है वह करीब 33 करोड़ लोगों को मौत के घाट उतार सकती है। यहाँ जिस ड्रग्स की बात की जा रही उसे फेंटानिल ड्रग्स के नाम से जाना जाता है, जिसे कोड वर्ड में चाइना गर्ल कहा जाता है। क्या उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर की रहने वाली सानिया मिर्जा भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट बन सकती है? दरअसल एक टीवी मैकेनिक की बेटी सानिया मिर्जा राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की परीक्षा पास करने के बाद से चर्चा में है। शुक्रवार सुबह कई रिपोर्ट में कहा गया है कि सानिया मिर्जा भारत की पहली मुस्लिम महिला फाइटर बनेगी। हालांकि यह इतना सरल नहीं है। भारतीय वायुसेना अपने लड़ाकू पायलटों को चुनने के लिए एक खास प्रक्रिया का पालन करती है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक सानिया मिर्जा को NDA में शामिल होने के लिए चुना गया है। अपनी पढ़ाई के लिए उन्होंने अकादमी की फाइटर पायलट स्ट्रीम को चुना है। अब भारतीय वायुसेना की फाइटर पायलट बनने के लिए उन्हें कई कोर्स को सफलतापूर्वक पूरा करना होगा। वायुसेना में उनका फाइटर पायलट बनना इस बात पर निर्भर करेगा वे NDA में अपनी पढ़ाई के दौरान फाइटर पायलट स्ट्रीम के विभिन्न कोर्स को कैसे पूरा करेगी। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 25 दिसंबर को शिमला लौटेंगे। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत 24 दिसंबर तक वे दिल्ली स्थित हिमाचल भवन में ही क्वारंटाइन में रहेंगे। शिमला लौटने के बाद CM सुखविंदर सिंह सुक्खू न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी एसोसिएशन के साथ 28 दिसंबर को एक महत्वपूर्ण बैठक करने जा रहे हैं। इस बैठक में कर्मचारियों के साथ ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा होगी। CM सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने कहा कि सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री शिमला लौटते ही कर्मचारी संघ के साथ बैठक करेंगे। नरेश चौहान ने कहा कि कांग्रेस ने जनता से जो वादे किए हैं उन्हें हर हाल में पूरा किया जाएगा। नरेश चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य होने के बाद राज्यपाल की उपलब्धता को देखते हुए हिमाचल प्रदेश विधानसभा सत्र का आयोजन किया जाएगा। इस सत्र के बाद ही हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल का विस्तार होगा।
भारत में इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही। दिल्ली से लेकर बिहार तक सुबह और शाम के समय जबरदस्त कोहरा छा रहा। आने वाले कुछ दिनों में न्यूनतम तापमान में और गिरावट आने की भी आशंका जताई जा रही है। इसका मतलब यह है कि सर्दी और बढ़ सकती है। वहीं ठंड के बीच दक्षिण के राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। सर्दी का अलर्ट जारी करते हुए मौसम विभाग ने बताया कि अगले 48 घंटे तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में घने से बहुत घना कोहरा छाया रहेगा, जबकि उसके बाद 2-3 दिनों तक घना कोहरा छाएगा। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर भी चेतावनी जारी की है। आईएमडी ने बताया कि 25 और 26 दिसंबर को तमिलनाडु के तटीय इलाके में भारी बारिश होने वाली है। इसके अलावा दक्षिणी केरल के इलाकों में हल्की से मध्यम गति की बारिश 26 दिसंबर को होगी। वहीं लक्षद्वीप में भी कुछ जगह मध्यम तो कुछ जगह भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला अपने बेबाक बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं। संसद भवन परिसर में मेरा नाम जोकर फिल्म का एक फेमस गाना गुनगुनाया है। इसके साथ ही उन्होंने आतंकवाद और कश्मीरी पंडितों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। घाटी में ड्यूटी ज्वाइन नहीं करने वाले कश्मीरी पंडितों को सैलरी नहीं देने के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के ऐलान की आलोचना करते हुए कहा कि उन्हें यह समझना चाहिए कि कश्मीरी पंडित घाटी क्यों नहीं जाना चाहते हैं। संसद भवन परिसर में मीडिया से बात करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि सरकार को यह समझना चाहिए कि कश्मीरी पंडित घाटी में क्यों नहीं जाना चाहते, क्योंकि वह सुरक्षा नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार यह कहती थी कि आर्टिकल 370 खत्म होगा तो आतंकवाद खत्म हो जाएगा, लेकिन इसे खत्म हुए कितने साल हो गए, क्या आतंकवाद खत्म हुआ है? ऐसे में क्या बेचारे कश्मीरी पंडित वहाँ मरने जाएंगे? नागरिकता कार्ड के मसले पर उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि हम सबके पास वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड और पैन कार्ड है, और भला कौन सा कार्ड चाहिए? चीन के साथ तनाव के बारे में पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि यह 1962 का भारत नहीं है। सेना देश को बचाने के लिए सीमा पर खड़ी और आज हम सब तैयार है। चीन को हम गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए, अब उसको उसी की भाषा में जवाब दिया जाए। हालांकि इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि रूस यूक्रेन जंग के मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद यह कह चुके हैं कि जंग का जमाना खत्म हो गया है, इसलिए बातचीत होती रहनी चाहिए। लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने शुक्रवार को कहा कि चीन के ओमिक्रॉन वायरस के नए उपस्वरूप BF7 का भारत में नवंबर एवं इससे पहले ही पता चल गया था, लेकिन सरकार अब सचेत होने की बात कर रही। उन्होंने दावा किया कि यह राहुल गांधी की अगुवाई में चल रहे भारत जोड़ो यात्रा को रोकने का एक साजिश है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने कहा कि अगर सरकार की तरफ से कोई प्रोटोकॉल जारी होता है तो उनकी पार्टी इसका पूरा पालन करेगी। उन्होंने संसद परिसर में संवाददाताओं से कहा कि जब सबसे पहले भारत में कोविड आया था तो हमने और हमारे नेता राहुल गांधी ने सचेत किया है। उस समय सरकार ने हमारी बातें नहीं मानी और हमारी बातों को आधारहीन करार दिया था। इसके बाद लाखों लोगों की मौत हो गई है। अगर सरकार राहुल जी की बात सुन लेती तो लाखों लोगों की मौत नहीं होती। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने शुक्रवार को तेलंगाना में पार्टी नेताओं से पार्टी मंचों के भीतर अपने विचार व्यक्त करने को कहा और चेतावनी दी कि खुले तौर पर आरोप प्रत्यारोप करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह दावा करते हुए तेलंगाना में सत्ता विरोधी लहर में उन्होंने सत्तारूढ़ BRS और भाजपा को हराने के लिए पार्टी नेताओं के बीच एकता की आवश्यकता पर जोर दिया है। कुछ वरिष्ठ नेताओं की शिकायत के मद्देनजर पार्टी की राज्य इकाई में संकट को हल करने के लिए सिंह ने तेलंगाना में कांग्रेस नेताओं के साथ बुधवार शाम से बातचीत की है। हाल ही में पार्टी में शामिल होने वालों को मूल नेताओं और कार्यकर्ताओं की कीमत पर प्रमुखता मिली है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि राजनीति में महत्वाकांक्षा होना स्वाभाविक है। जम्मू कश्मीर के दिग्गज नेता व पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस से 4 दशक पुराना नाता तोड़कर डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी बनाई है। जम्मू कश्मीर की राजनीति जमीन पर अभी पार्टी उतरी भी नहीं है कि एक के बाद एक नेता साथ छोड़ते जा रहे। पिछले 2 दिनों में 4 बड़े नेता गुलाम नबी आजाद की डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी से अलग हो गए हैं। माना जा रहा है कि DAP से अलग होते हुए नेता एक बार फिर से कांग्रेस में घर वापसी कर सकते हैं। गुलाम नबी आजाद की डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी बने सभी 3 महीने हुए हैं, लेकिन पार्टी के अंदर जबरदस्त उठापटक शुरू हो गई है। जय सिंह ने DAP के प्रदेश सचिव बनने के 24 घंटे भीतर पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद गुरुवार को 3 बड़े नेताओं को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। गुलाम नबी आजाद ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण पूर्व उप मुख्यमंत्री ताराचंद, पूर्व मंत्री डॉक्टर मनोहर लाल और पूर्व विधायक बलवान सिंह को बाहर का रास्ता दिखाया है। पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहे आप अपने GNS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।